नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। आज हम भारत की कृषि क्षेत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। भारत के कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में तो हर साल प्रश्न आएगा और कृषि क्षेत्र से प्रश्न पूछा ही जाता है सामाजिक विज्ञान क्लास 10th में। अगर आप क्लास 10th 12th लेवल किसी भी एग्जाम के लिए फॉर्म में भी भरे हैं तो वहां भी आपको कृषि क्षेत्र से प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए हम अच्छे से कृषि क्षेत्र के बारे में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है कि भारत की कृषि फसल क्या होता है? वह खाद्य पदार्थ जिसका उपयोग कर मनुष्य अपनी भूख मिटाता है तथा दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जैसे धान, गेहूं, कपास, चाय इत्यादि। ये सभी फसल है। कृषि क्या है? फसल उगाने की प्रक्रिया को कृषि कहा जाता है। तो देखिए, भारत में कितने प्रकार की फसल होती है? भारत में कितने प्रकार की फसलें होती है? तो याद रखिएगा, भारत में कितने प्रकार की फसलें होती है। तो भारत में 4 प्रकार की फसल होते हैं। पहला है रबी फसल। रबी फसल कब बोया जाता है, कब काटा जाता है और रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, इसे भी अच्छे से अभी जानेंगे। दूसरा है खरीफ फसल। खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं और खरीफ फसल कब बोया जाता है, खरीफ फसल को कब काटा जाता है, इसके बारे में भी जानेंगे। तीसरा है जायद फसल। जायद फसल के अंतर्गत भी क्या क्या आते हैं और क्या नहीं आते हैं। चौथा है नकदी फसल। तो नकदी फसल में कौन कौन से फसल आते हैं और नकदी फसल कैसे बोया जाता है और कैसे इसे उगाया जाता है, कैसे काटा जाता है, ये सभी हम अभी बताने वाले हैं। क्योंकि आप सभी समझ गए अभी तक कि भारत में कितने प्रकार के फसल उगाए जाते हैं। तो 4 प्रकार के भारत में फसल उगाए जाते हैं: रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, नकदी फसल। तो आइए अब एक एक करके अच्छे से समझते हैं, जो कि आपको प्रत्येक एग्जाम में भी यह सभी प्रश्न बनेगा और पूछा जाएगा। तो आपको पूछा जाएगा कि भारत में रबी फसल की बुआई कब होती है। तो आप बताइएगा कि अक्टूबर नवंबर में रबी फसल की बुआई होती है। और भारत में यानी रबी फसल को कब काट लिया जाता है? तो मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। रबी फसल कब बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और काट लिया जाता है मार्च अप्रैल में। तो आइए अब रबी फसल को अच्छे से समझते हैं। वैसे आपको हम बता दिए रहे कि रबी फसल जब हम लोग रजाई के अंदर में रहते हैं तभी के मौसम में होता है, यानी रबी फसल जो है कि ठंडी के मौसम में होता है। तो देखिए, रबी फसल यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जैसे अब देखिए, रबी फसल क्या क्या आते हैं। तो गेहूं आपका रबी फसल है, जौ आपका रबी फसल है, चना आपका रबी फसल है, तिलहन आपका रबी फसल है, आलू आपका रबी फसल है। यानी जितने भी ठंडी के मौसम में होते हैं वह सभी क्या है? रबी फसल है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि रबी फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। गेहूं रबी फसल है, चना रबी फसल है, जौ रबी फसल है, आलू रबी फसल है और सभी जो जितने भी ठंडी समय में इत्यादि आते हैं। अब समझते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ की फसल बोई जाती है जून जुलाई में। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में। खरीफ की फसल कब काट ली जाती है? तो अक्टूबर में। अक्टूबर में काट ली जाती है। तो खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो खरीफ के फसल में आते हैं चावल आपका खरीफ फसल है, मक्का आपका खरीफ फसल है, कपास आपका खरीफ फसल है, ज्वार आपका खरीफ फसल है, गन्ना खरीफ फसल है, बजरा खरीफ फसल है। तो दोस्तों, आप सभी समझ गए होंगे कि खरीफ की फसल जो है चावल, मक्का, कपास, ज्वार, गन्ना, बजरा, ये सभी क्या है? खरीफ की फसल है। और खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर में काट ली जाती है। अगला प्रश्न देखिए, जायद फसल।
जायद फसल क्या है? यह मार्च में बोई जाती है। जायद फसल मार्च में बोई जाती है, मई जून में काट ली जाती है। मार्च में बोई जाती है, मई जून में काट ली जाती है। और जायद फसल के अंतर्गत आता है ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, यानी जितने भी गर्मी के मौसम में फसल होते हैं वह सभी क्या है? जायद फसल है। आइए आप समझते हैं नकदी फसल। नकदी फसल, आपको बहुत सारा प्रश्न वहां पर पूछा गया, मतलब फसल का नाम दे देगा, जो गेहूं, चना, गन्ना, कपास ये सभी दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन रबी फसल है। बहुत सारा फसल का नाम दे देगा, आप कहेगा कि इन चारों में से बताइए कौन जायद फसल है, कौन नकदी फसल है। तो आप इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिए कि रबी फसल कौन कौन से होते हैं, खरीफ फसल कौन कौन से होते हैं, जायद फसल कौन कौन से होते हैं, नकदी फसल कौन कौन से होते हैं। क्योंकि आपको प्रश्न में खरीफ जायद का फसल जैसे आपको तरबूजा दे देगा, गेहूं दे देगा और चना दे देगा। अब पूछेगा कि नकदी फसल कौन है, तो आपको बताना होगा। तो आइए समझते हैं नकदी फसल कौन कौन होते हैं। तो देखिए नकदी फसल, यह वह फसल है जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती है। जैसे कपास क्या है? नकदी फसल है। गन्ना नकदी फसल है। जूट नकदी फसल है। तंबाकू नकदी फसल है। चाय नकदी फसल है। यानी वैसे फसल जो तुरंत तैयार होते ही उसे बेचना पड़ता है, उसे नकदी फसल कहते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझ गए। तो यह सभी प्रश्न आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए अगर देख रहे हैं तो इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें आपको 5 नंबर 2 नंबर से अवश्य प्रश्न पूछा जाएगा। और किसी भी तैयारी एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो आप अच्छे से समझ लीजिए इसे। जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? तो गर्मी मौसम में। ऑप्शन नंबर ए सही है, गर्मी मौसम में। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो चावल। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो चना। चना जो है रबी फसल है। रबी कब होता है? जब रबी यानी कि रजाई के अंदर में रहते हैं। तो रजाई के अंदर में कब रहते हैं? ठंडी मौसम में रबी फसल होता है। और प्रश्न है निम्न में से खरीफ फसल की फसल कौन है? खरीफ फसल की फसल कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इनमें सभी चावल, मक्का, कपास ये सभी खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो गेहूं। गेहूं आपका रबी फसल है। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो धान। धान रोपण फसल नहीं है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा खाने वाला फसल कौन सा है? धान। ऑप्शन नंबर डी सही है। चावल है खरीफ फसल। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य, भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल। ऑप्शन नंबर डी सही है, केरल। भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? भारत के किस क्षेत्र में गरम मसालों की खेती की जाती है? तो दक्षिणी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो केरल को। ऑप्शन नंबर बी सही है। इनमें कौन सी फसल रेशेदार है? इनमें कौन सी फसल रेशेदार है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जूट। जूट जो है रेशेदार है। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो गन्ना। ऑप्शन नंबर सी सही है। कपास निम्न में से कौन सी फसल है? कपास खरीफ फसल है। ऑप्शन ए सही है। रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति कब हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी। 2 नंबर प्रश्न है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किस देश में हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किस देश में हुआ? तो यह प्रश्न भी बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में प्रथम पाली 2025 में पूछे गए थे। रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था? रूस में। अगला प्रश्न देखिए, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? और आपको यह प्रश्न घुमा करके मैट्रिक
फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में बहुत बार पूछे गए हैं कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। तो देखिए, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? तो जार कहा जाता था। आगे प्रश्न देखिए, रूस की क्रांति के पूर्व वहां किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? रूस की क्रांति के पूर्व वहां किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? तो निरंकुश राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र। अगला प्रश्न देखिए, निहितलिज्म का उद्देश्य क्या था? वह किसी भी स्थापित सत्ता में विश्वास नहीं रखता था तथा सभी संस्थाओं को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना चाहता था। सभी सत्ता को, वह किसी भी सत्ता पर विश्वास नहीं रखता था, वह सभी संस्थाओं को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना चाहता था। अगला प्रश्न देखिए, किस जार के शासन काल में रूस की क्रांति हुई थी? यानी किसके शासन काल में रूस की क्रांति हुआ था? जार यानी वहां का सम्राट। तो जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय के शासन काल में रूस की क्रांति हुई थी। रूस की क्रांति किसके समय में हुआ था? जार निकोलस द्वितीय। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, रूस के मजदूरों पर किस विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा? रूस के मजदूरों पर किस विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा? तो मार्क्सवादी विचारधारा का। किस विचारधारा ने बोल्शेविक दल को जन्म दिया? किस विचारधारा ने बोल्शेविक दल को जन्म दिया? तो मार्क्सवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा। देखिए, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति किस पार्टी के नेतृत्व में हुई थी? 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति किस पार्टी के नेतृत्व में हुआ था? तो बोल्शेविक पार्टी, बोल्शेविक पार्टी या दल, बोल्शेविक दल के नेतृत्व में हुआ था। 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति क्यों कहा जाता है? 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति क्यों कहा जाता है? ना कि बोल्शेविक क्रांति जो है 1917 ईस्वी में हुआ है, इसको क्यों कहा जाता है? तो देखिए, बोल्शेविक दल के नेतृत्व में रूस क्रांति होने के कारण, रूस में जो क्रांति हुआ था वह बोल्शेविक दल जो था, पार्टी था, उसी के नेतृत्व में रूस की क्रांति हुआ था, इसलिए उसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। बोल्शेविक और मेग्नोशेविक दल में क्या अंतर था? तो देखिए, बहुमत वाला दल बोल्शेविक था, जिसका मत था कि बुजुर्गों वर्ग की सहायता से क्रांति संभव नहीं। अल्पमत वाले दल मोनोवेश्विक था, जो मध्यम वर्गीय फ्रांस की पक्षधार थे और अपने दल में सभी तरह के लोगों को सम्मिलित करना चाहते थे। आगे देखिए, मार्च 1917 ईस्वी की क्रांति के बाद रूस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था की स्थापना की गई? मार्च 1917 ईस्वी की क्रांति के बाद रूस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था की स्थापना की गई? तो जनतंत्र। मार्च 1917 ईस्वी की क्रांति के बाद किस दल के हाथ में रूस की सत्ता आ गई थी? तो मेंशेविक दल। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? यह भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं कि अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? तो लेनिन ने लिखा था। यह बिहार बोर्ड मैट्रिक फेल परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया या किसने लिखा? लेनिन ने। लेनिन कौन था?
लेनिन कौन था? 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति में उसने बोल्शेविक का नेतृत्व किया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने। अप्रैल थीसिस क्या था? अप्रैल थीसिस क्या था? इसमें रूस की क्रांति के लिए बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, बोल्शेविक द्वारा रूस की महान क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक द्वारा रूस की महान क्रांति कब हुई थी? तो 17 नवंबर 1917। सॉरी, बोल्शेविक द्वारा रूस की महान क्रांति कब हुई थी? तो यानी कि बोल्शेविक क्रांति भी आपको पूछा जाता है 7 नवंबर 1917 ईस्वी। 7 नवंबर 1917 ईस्वी। नवंबर 1917 ईस्वी की रूस क्रांति के बाद देश पर किस दल का शासन स्थापित हुआ? तो बोल्शेविक दल का। बोल्शेविक दल आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछा जाता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो डेट सहित पूछा गया है पिछले वर्षों में, नवंबर 1917 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, बोल्शेविक दल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? बोल्शेविक दल का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो लेनिन को। लेनिन को 1917 ईस्वी की 1917 ईस्वी की रूस क्रांति के बाद देश का नाम क्या रखा गया? 1917 ईस्वी के रूस क्रांति के बाद देश का नाम क्या रखा गया? तो सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह। सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह। 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति के बाद इसकी राजधानी कहां बनाई गई? तो मॉस्को। मॉस्को। बोल्शेविक क्रांति का सबसे बड़ा नेता कौन था? व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। यानी इसका पूरा नाम है, सीधा याद रखिए कि बोल्शेविक क्रांति का सबसे बड़ा नेता कौन था? तो लेनिन था। कौन था? लेनिन। बोल्शेविक के भयानक कारनामा को इतिहास में किस नाम से पुकारा जाता है? बोल्शेविक के भयानक कारनामों को इतिहास में किस नाम से पुकारा जाता है? तो लाल आतंक। लाल आतंक। रूस में लाल सेना का गठन किसने किया था? रूस में लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने। ट्रोट्स्की ने। रूस में लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने। रूस में लाल सेना का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? रूस में लाल सेना का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? विदेशियों को रूस से निकालने के लिए। विदेशियों को रूस से निकालने के लिए। कौन सा रंग साम्यवाद का प्रतीक है? लाल रंग। कौन सा रंग साम्यवाद का प्रतीक है? लाल रंग। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? यह प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में बहुत बार पूछे गए और पूछे जाएंगे। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 21 जनवरी 1924 को। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 21 जनवरी 1924 को। तो देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये वाला कि लेनिन की मृत्यु कब हुई, और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, रूस में लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने। 2 प्रश्न हो गया। और ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, किधर गया ये वाला, कि बोल्शेविक दल का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो लेनिन को। और बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था?
तो 7 नवंबर 1917 को हुआ था। 3-4 प्रश्न ये हो गया। और अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया है? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया है? ये 5 प्रश्न है। ये 5 प्रश्न हो गया। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन ने किया था। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका। और ये क्या बोलते हैं कि समयावादी का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? तो रूस में। 5-6 और ये रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो सम्राट। ये वाला भी 3 और रूस की क्रांति का मतलब 6-7 प्रश्न जो यह सभी प्रश्न आपको क्लास 10th विज्ञान फाइनल परीक्षा यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में भी पूछे जाएंगे। आप इसे 5 मिनट दे करके अच्छे से समझें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। देखिए 1 लाइनर क्वेश्चन है, इससे आपका सभी प्रश्न बनेगा। तो देखिए निकट दृश्य दोष वाली आंख दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती। निकट दृश्य यानी जिसे निकट दृश्य दोष होता है वह व्यक्ति नजदीक की वस्तु को साफ साफ देखता है, दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। एक बार फिर से समझिएगा, निकट दृश्य दोष वाली आंखें दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती। निकट दृश्य दोष में नजदीक की वस्तु को देख सकता है, दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। निकट दृश्य दोष के निवारण के लिए, ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृश्य दोष, इस दोष को अवतल लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, निवारण किया जा सकता है। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि निकट दृश्य दोष जिस व्यक्ति को होता है वह दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, और निकट दृश्य दोष को दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए, निवारण करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दूरदृष्ट दोष वाली आंखें निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती। इस दोष को उत्तल लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। यानी दूरदृष्ट वाली आंखें, जिस व्यक्ति को दूरदृष्ट दोष होता है वह निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकती है। इस दोष को उत्तल लेंस से ठीक किया जा सकता है। दूरदृष्ट दोष को उत्तल लेंस से ठीक किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, फोटोग्राफी कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश 7 रंगों या वर्णों से मिलकर बना है। श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश में 7 रंगों से मिलकर बना होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। याद रखिएगा, बैंगनी रंग का जो प्रकाश होगा उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? न्यूनतम होता है। और लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। अगला प्रश्न देखिए, लाल, हरा तथा नीला रंग को प्राथमिक वर्ण या प्राथमिक रंग भी कहा जाता है। लाल हरा नीला रंग को प्राथमिक वर्ण, प्राथमिक रंग कहा जाता है। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में चमक होती है। यानी हीरा जो चमकता है, क्यों चमकता है? वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। हीरे का अपवर्तनांक अधिक होने के कारण इसमें पूर्ण
आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। मृगमरीचिका की घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। प्रकाश के जो तरंग होते हैं, तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? न्यूटन ने। आकाश में तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आकाश में तारे जो टिमटिमाते हैं, वह क्यों टिमटिमाता है? तो अपवर्तन के कारण। आकाश में इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। आकाश में इंद्रधनुष जो बनता है, किसके कारण बनता है? वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। श्वेत प्रकाश में बैंगनी रंग का विचलन महत्तम होता है। श्वेत प्रकाश में बैंगनी रंग का विचलन महत्तम होता है तथा लाल रंग का न्यूनतम होता है। क्या? विचलन जो होगा वह लाल रंग का न्यूनतम होता है और बैंगनी रंग का अधिकतम होता है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा छोटी वस्तु को बड़ा आकार में देखा जा सकता है। कोई भी छोटा वस्तु है जो नहीं दिखाई दे रहा है, उसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी टेलीस्कोप द्वारा दूर की वस्तु को देखा जा सकता है। जो बहुत दूर में है उसे दूरदर्शी टेलीस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर में मापा जाता है। किसी सेल में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। एकांक घन आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वस्तु का विभव कहलाता है। विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? यह प्रश्न देखिए 2014 और 16 में पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है, अपडेट नहीं किया गया और इस साल आने का बहुत ही अधिक संभावना है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। लुई 18वां, ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी नेपोलियन थर्ड, ऑप्शन डी बिस्मार्क। तो बताइए कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही सोचे थे आप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही सोचे थे आप। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बताइए, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, फटाफट उत्तर कमेंट में क्या होगा। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है मेजनी, ऑप्शन बी हिटलर, ऑप्शन बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी विलियम। तो बताइए रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बहुत ही आसान प्रश्न है और यह 2020 मैंने किया। प्रश्न भी बहुत बार बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे ही जाएंगे। तो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया था आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है फ्रैंकफर्टर की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्टर की संधि कब हुई? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1861 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्टर की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। यह प्रश्न भी देखते हैं 21 में पूछा गया है। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्टर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न देखिए। सेडॉन युद्ध कब हुआ? सेडॉन का युद्ध कब हुआ या सेडॉन युद्ध कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1870 में। सेडॉन 1870 में। अगला प्रश्न देखिए। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था?
जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर डी सही है, बिस्मार्क। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? अभी तुरंत पढ़े हैं, बताइए 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही है, फ्रैंकफर्टर की संधि हुई थी। फ्रैंकफर्टर की संधि हुई थी, ऑप्शन नंबर ए सही है 1871 में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? 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 तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बिस्मार्क। बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी सही है, बिस्मार्क। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कार्बोनरी की स्थापना कब हुई? कार्बोनरी नारी की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बिल्कुल सही है, 1810 ईस्वी में। 1810 ईस्वी में। अगला प्रश्न है गेरीवाल्टी पेशे से क्या था? गेरीवाल्टी पेशे से क्या था? गेरीवाल्टी पेशे से क्या था? तो नाभिक। ऑप्शन नंबर डी सही है, नाभिक था, नाभिक। यानी पेशे यानी उसका आय क्या था, वो धंधा उसका क्या था? तो नाभिक था। गेरीवाल्टी पेशे से क्या था? नाभिक। अगला प्रश्न देखिए, काउंट काबूर को विक्टर एमुनल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर एमुनल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिल्कुल सही है, सॉरी सी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर एमुनल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखिए, इटली के एकीकरण में निम्न में किसे का संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क। बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर ए सही है, बिस्मार्क का इटली के एकीकरण में संबंध नहीं है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी सही, उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। 5 वर्ष का। 5 वर्ष का, ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उद्योग। उद्योग। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया गया? उद्योग। ऑप्शन नंबर ए सही है, उद्योग। अगला प्रश्न देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है?
तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से, पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर डी सही है, पंचायती राज व्यवस्था से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 1917 का पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 याद रखिएगा। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फरवरी की क्रांति। फरवरी की क्रांति 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति। ऑप्शन ए सही है, फरवरी की क्रांति। अगला प्रश्न है, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सॉरी इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सी। रुकिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। जर्मनी। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि 1918 किस राष्ट्र के साथ की थी? तो जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी सही है, जर्मनी। अगला प्रश्न देखिए, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? लेनिन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किया था ट्रोट्स्की ने। ट्रोट्स्की। ऑप्शन नंबर सी सही है, ट्रोट्स्की ने। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने। अगला प्रश्न देखिए, ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, रूस और जर्मनी। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी क्यूबा। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में। ऑप्शन नंबर ए सही है, रूस में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन ए 1861 ईस्वी, ऑप्शन बी 1862 ईस्वी, ऑप्शन सी 1863 ईस्वी, ऑप्शन डी 1864 ईस्वी। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1861 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ट्रोट्स्की ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है, टोल्स्टॉय का। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। नवंबर 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु हुआ था 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए,
कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ क्या होता था? आपके सामने ऑप्शन रखा गया है, पीने का बर्तन, पानी रखने के मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। रूस में जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी सही है, रूस का सम्राट। अगला प्रश्न देखिए, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्ल मार्क्स जो है यूरोपियन समाजवादी नहीं था। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, ब्रेस्टो-लिटोवेस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ? ब्रेस्टो-लिटोवेस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, रूस और जर्मनी। रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1867 ईस्वी में हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है अगला, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू हुई। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने। लेनिन ने। लेनिन ने। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। याद रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 ईस्वी में। उसका नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो अप्रैल थीसिस लिखा है लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने लिखी? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, लेनिन। अगला प्रश्न देखिए, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1991 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च। ऑप्शन नंबर बी सही है, 8 मार्च।
समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। ऑप्शन नंबर बी सही है। दास कैपिटल को। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। अगला प्रश्न देखिए, भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? तो लेनिन ने। भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? लेनिन ने। भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। चेका क्या था? प्रश्न है, चेका का गठन किसने किया था? चेका का गठन किसने किया था? चेका का गठन किया था लेनिन ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, लेनिन। साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ? साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ? साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया के मजदूर एक हो। दुनिया के मजदूरों एक हो। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, कार्ल मार्क्स ने दिया था। दुनिया के मजदूर एक हो किसने नारा दिया था? कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ प्रथम इंटरनेशनल यानी दोनों एक ही है कि स्थापना कब हुई? तो 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न देखिए, खूनी रविवार या लाल रविवार? खूनी रविवार या लाल रविवार की घटना कब हुई? खूनी रविवार या लाल रविवार की घटना कब हुई? 9 जनवरी 1905। 9 जनवरी 1905। 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार या लाल क्रांति की घटना हुई थी 9 जनवरी 1905 को। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 1889 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1889 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुई? द्वितीय इंटरनेशनल या द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पेरिस। पेरिस पेरिस में हुआ था। चेका क्या था? चेका क्या था? चेका क्या था? चेका क्या था? तो गुप्त पुलिस संगठन। गुप्त पुलिस संगठन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, स्टालिन की मृत्यु कब हुई? स्टालिन की मृत्यु कब हुई? तो 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई?
तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुआ 1883 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति नेपा किसने लागू की? नई आर्थिक नीति नेप किसने लागू की? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लेनिन ने, लेनिन ने। अगला प्रश्न देखिए, रूस जापान युद्ध कब हुआ? रूस जापान युद्ध कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1904-5 में, 1904-5 में रूस जापान युद्ध हुआ। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई? लंदन, लंदन। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई? लंदन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे? रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे? तो इंग्लैंड, इंग्लैंड। रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी सही है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में, कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली, पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए स्वामी सत्यानंद, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद, ऑप्शन डी स्वामी नित्यानंद। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसका नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा या मैग्नीनोट रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है रेडक्लिफ रेखा। ऑप्शन नंबर सी सही है, रेडक्लिफ रेखा। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, दांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ था? दांडी मार्च कहां से प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही सोचे हैं, साबरमती से। दांडी मार्च कहां से आरंभ या प्रारंभ हुआ था? तो दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था साबरमती से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, भाषाओं का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? भाषाओं का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी 5वीं, ऑप्शन सी 12वीं, ऑप्शन डी 8वीं। तो भारत के संविधान में जो भाषा है उसको किस सूची में रखा गया है? 8वीं सूची में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 8वीं सूची में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा विषय को राज्य सूची से सामवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा विषय को राज्य सूची से सामवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? ऑप्शन ए संताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी बहिर्मंडल।
वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटनाएं घटती है। क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटनाएं घटती है, जैसे बिजली चमकना, बादल गरजना, वर्षा आना, आंधी तूफान आना, ये सभी क्षोभ मंडल के अंदर ही होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी अभी तुरंत जान चुके हैं कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था, और कब किया था? तो 1897 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे लियाकत अली। ऑप्शन नंबर सी सही है, लियाकत अली। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? प्रश्न को अच्छे से एक बार फिर से समझिए। पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए सही है, लाहौर। अगला प्रश्न देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, और किसने किया था? लाला हरदयाल ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है होम रूल आंदोलन की किसके द्वारा शुरू किया गया? होम रूल आंदोलन की किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही है, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया था। अगला प्रश्न देखिए, काला कानून से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है? काला कानून से प्रसिद्ध एक्ट कौन सा है? तो रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता है। काला कानून जो अंग्रेज ने लगाया था कि भारत के किसी भी नागरिक संदेह के रूप में उसे पकड़ के जेल कर देता था। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत में महात्मा गांधी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था? भारत में महात्मा गांधी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1917 में चंपारण में क्या था? बिहार चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है सबसे पहले भारत कौन आए थे? सबसे पहले भारत कौन आए थे?
डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी। तो सबसे पहले भारत कौन आए थे? तो सबसे पहले भारत आए थे पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर बी सही है, पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। अगला प्रश्न देखिए, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो कोचीन में की थी। ऑप्शन नंबर ए सही है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? कोचीन में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? तो 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। और जानते हैं कि गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सर्वाधिक आय वाला राज्य कौन है भारत का? गोवा। और सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? बिहार। सबसे पिछड़ा राज्य बिहार। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस शासक की अनुमति से स्थापित की? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस शासक की अनुमति से स्थापित की? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर से अनुमति लेकर के। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, सती प्रथा की समाप्ति किस गवर्नर जनरल ने किया था? सती प्रथा की समाप्ति किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लॉर्ड विलियम वेटिंग। लॉर्ड विलियम वेटिंग ने सती प्रथा को समाप्त किया था। अगला प्रश्न देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है कि 1911 से शुरू हुआ था और 1924 में जाकर के बना। 1911 से शुरू हुआ और 1924 में जाकर के बना। तो ऑप्शन में दिया गया 1911, तो टिक लगा दीजिए। अगला प्रश्न है देखिए, अब प्रश्न है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो इंडिया गेट का निर्माण जो है दोस्तों 1921 ईस्वी में शुरू हुआ। 1921 ईस्वी में शुरू हुआ और 1931 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। 1921 ईस्वी में शुरू हुआ और 1931 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने इन दोनों में से कौन है? तो 1921 है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1921 ईस्वी। तो दोस्तों, यह सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर में आर्ट्स पूछे जाते हैं। तो देखते हुए आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट करें कैसा लगा, और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।